हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेज बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 8, जिसमें हमें कल्चर्स पढ़ने हैं। तो उनमें वन ऑफ द कल्चर है सेरीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेरीकल्चर क्या होता है और इससे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो ये जूलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है चैनल पे। तो आज से फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी का 8th जो यूनिट है पेपर 1 का वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सेरीकल्चर आज हम कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। तो सेरीकल्चर में हमें प्रोडक्शन करना होता है सिल्क का। सिल्क जिसे हम हिंदी में रेशम बोलते हैं, उसको कल्चर करते हैं, लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करते हैं सिल्क वॉर्म से, जो रेशम का कीड़ा होता है उससे। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। पहले देखते हैं सेरीकल्चर, इसकी डेफिनेशन। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखना है। सेरीकल्चर की डेफिनेशन देखनी है। सिल्क मॉथ यानी कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। टाइप्स ऑफ सिल्क देखेंगे। उसके बाद जो रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वर्म है, उसको किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो देखेंगे। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सिल्क की, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो पहले देखेंगे सेरीकल्चर, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म by rearing practices on commercial scale is called sericulture। तो सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क का प्रोडक्शन, सिल्क का उत्पादन करना सिल्क वॉर्म से रियरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा, मतलब उसका हम पालन करते हैं कॉमर्शियल स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे, जिससे उसको ख़रीदा बेचा जा सके। इतने लार्ज स्केल पे उसकी हम रियरिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। सिल्क वर्म से सिल्क का प्रोडक्शन कराया जाता है, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क वर्म रेशम के कीड़े से रेशम का उत्पादन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। ऑल्दो सिल्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड फैंसी गिफ्ट ऑफ नेचर बट इट्स कॉमर्शियल प्रोडक्शन इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड अ टफ जॉब विच रिक्वायर्स हैवी मैन पावर। वैसे तो सिल्क नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो बहुत टफ जॉब होता है। तो देखेंगे क्या क्या है, किस तरह से है सारी चीज़ें। तो पहले देखते हैं सिल्क मॉथ क्या होता है। ये रेशम के कीड़े से बनता है। इसकी हिस्ट्री जान लो। ये स्टार्ट हुआ था चाइना में। उन्होंने इसको इस तरह से एकदम छुपा के रखा हुआ था 2000 ईयर्स एगो। उसके बाद वहाँ पे जो कुछ यूरोपियन मॉन्क्स गए थे, वो वहाँ से इनका जो तरीका था वो देख के आए। फिर उन्होंने अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और इस तरह से पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो गया कि किस तरह से इसकी जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पे वो की जाती है। पहले सिर्फ चाइना में ही होता था। उसके बाद जो चाइनीज़ पीपल्स थे वो बेचते थे इसको। उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड हो गया था इस तरह से। तो फिर वहाँ से पता चला कि किस तरह से इसकी टेक्निक है। फिर पूरे वर्ल्ड में इसको ग्रो किया जाने लगा। तो ये ग्रो किया जाता है सिल्क मॉथ की हेल्प से। सिल्क मॉथ एक रेशम का कीड़ा होता है। अभी देखते हैं इसके बारे में। द सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट कॉल्ड एज सिल्क मॉथ, लोकली इन हिंदी रेशम का कीड़ा। ऑल्दो ए नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड प्रोड्यूसिंग सिल्क बट ओनली फ्यू स्पीसीज आर यूज्ड फॉर सेरीकल्चर इंडस्ट्री। तो जो सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन है वो एक इंसेक्ट है, यानी एक कीड़ा है जिसे हम सिल्क मॉथ कहते हैं और हिंदी में रेशम का कीड़ा कहते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पीसीज ही हैं जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जो सिल्क लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अगर क्योंकि ये एक कीड़ा है, रेशम का कीड़ा हमने बोला, तो ये किस फाइलम में होगा? आर्थ्रोपोडा में होगा। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन भी देख लेंगे। फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, फैमिली बॉम्बेशिडी और सैटर्निडाई। 2 फैमिलीज़ हैं, इनमें ये होते हैं, इन दोनों फैमिलीज़ में से किसी में एक में। ठीक है। तो इसका ये इतना सिस्टमेटिक पोजीशन याद रखना। आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, लेपिडोप्टेरा, बॉम्बेशिडी, ये इतना इसका पूरा क्लासिफिकेशन याद रहेगा। ठीक है। ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, अगर आपके एग्ज़ाम MCQ बेस्ड हुए तो। स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म की स्पीसीज कौन कौन सी हैं? डिफरेंट टाइप के स्पीसीज डिफरेंट प्लांट्स पे ग्रो करती हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप का सिल्क प्रोड्यूस करती हैं। जैसे मलबरी सिल्क वर्म, तो ये मलबरी की लीव्स को खाएंगी और मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करेंगी।
और ये वाली जो स्पीसीज है इसको बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई मलबरी सिल्क वॉर्म होते हैं, और ये मलबरी की लीव्स पे जो शहतूत का पेड़ होता है उस पे ग्रो करते हैं। और इस कीड़े से जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं, उसको वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, इसीलिए ये मलबरी सिल्क वॉर्म कहलाता है, क्योंकि ये मलबरी की लीव्स पे फीड करता है और वहाँ से फिर सिल्क का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है टेसर सिल्क वॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम है एंथेरिया पैफिया, ठीक है। ये फैमिली है सैटर्निडाई, और ये इंडिया, चाइना, श्रीलंका में कॉमनली मिलता है, ठीक है, टेसर सिल्क वॉर्म। और इसके जो कैटरपिलर हैं वो फीड करते हैं बेर पे, ओक पे, साल पे और फिग प्लांट पे। कैटरपिलर, अभी हम इसकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो उस लाइफ हिस्ट्री में एक स्टेज आती है कैटरपिलर, वो हम जानेंगे। कोकून, कैटरपिलर, ये सारी इसकी लाइफ हिस्ट्री में, लाइफ साइकिल में स्टेजेस आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूंगा सिल्क वॉर्म। मूंगा सिल्क वॉर्म को साइंटिफिकली बोलते हैं एंथेरिया अशामा। इट बिलोंग्स टू द फैमिली सैटर्निडाई, और ये सेमी डोमेस्टिकेटेड होती है नेचर में, और ये ग्रो करती है किस प्लांट पे, मैकिलस प्लांट पे ग्रो करती है। और इससे जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसको मूंगा सिल्क कहते हैं। तो इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मूंगा सिल्क वॉर्म को साइंटिफिकली बोला जाता है एंथेरिया अशामा, और ये प्रोड्यूस करती है मूंगा सिल्क। इसका प्लांट भी इंपॉर्टेंट है, मैकिलस प्लांट, इस पर ये ग्रो करती है। एरी सिल्क वॉर्म, इसको बोलते हैं एटेकस रिशिनाई। एटेकस रिशिनाई ये ग्रो करता है कैस्टर लीफ पे, ठीक है, कैस्टर लीफ पे, और ये प्रोड्यूस करता है अरंडी सिल्क प्रोड्यूस करता है। और इसके बहुत जो धागे होते हैं ड्यूरेबल होते हैं बाकी जो डिफरेंट टाइप के सिल्क होते हैं उनसे। तो एरी सिल्क वॉर्म अटेकस रिशिनाई कैस्टर लीफ पे ग्रो करता है और अरंडी सिल्क प्रोड्यूस करता है। ओक सिल्क वॉर्म, इसको बोलते हैं एंथेरिया पेरेनाई। ये बिलोंग करता है सैटर्निडाई फैमिली से, और ये चाइना जापान में मिलता है, और ये इक्वल जो गुड क्वालिटी है उसका सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जाइंट सिल्क वॉर्म, इसको अटेकस एल्टस बोलते हैं। ये फैमिली सैटर्निडाई से बिलोंग करता है। इस तरह से ये आपको याद रखने हैं, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं वो हैं बॉम्बिक्स मोराई, अटेकस रिशिनाई, एंथेरिया असामा और एंथेरिया पफिया। ये 4 टाइप के सिल्क वॉर्म जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं सिल्क की जो प्रोडक्शन है उसके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, मलबरी सिल्क वॉर्म, टसर सिल्क वॉर्म, मूंगा सिल्क वॉर्म और एरी सिल्क वॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी स्पीसीज में से। तो अब मलबरी सिल्क वॉर्म की हम लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म। द एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई इज अबाउट 2.5 cm in length and pale creamy white in color। जो एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई होगा वो 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी उसकी, और पेल क्रीमी उसका कलर होगा। ड्यू टू हैवी बॉडी एंड फीबल विंग्स, फ्लाइट इज पॉसिबल बाय द फीमेल मॉथ। दिस मॉथ इज यूनिसेक्सुअल एंड इन नेचर एंड डज नॉट फीड ड्यूरिंग इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड ऑफ 2 to 3 days। और जो फीमेल होती हैं वो, उनमें फ़्लाइट पॉसिबल है, वो उड़ सकती हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और इनका लाइफ स्पैन होता है, लाइफ पीरियड होता है वो 2 से 3 दिन होता है। तो ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम। एडल्ट मेल है, एडल्ट फीमेल है, इनकी मीटिंग हुई, ये फ्लाई नहीं कर सकता, एडल्ट फीमेल फ्लाई नहीं कर सकती, एडल्ट मेल कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये लार्ज साइज की होती है। अब इसमें ये कांट फ्लाई इसमें लिखा हुआ है 2.5 cm पेल क्रीमी वाइट। इसके बाद ये एग्स, इनकी मीटिंग के बाद एग्स बने, और वो आफ्टर 10 days हैच हुए एग्स बन गए, एग्स दिख रहे हैं, मेल और फीमेल एग्स। इसके बाद कैटरपिलर बना, मैच्योर कैटरपिलर। उसके पार्ट्स हैं ये बॉडी पार्ट्स, हेड, थोरेसिक ट्रू लेग्स, स्पाइरेकल्स, डोर्सल हॉर्न, एब्डोमिनल स्यूडोलेग्स। इसके बाद ये जो कैटरपिलर है वो कोकून में चेंज हो जाएगा। कोकून में क्या होता है, ये जो कैटरपिलर है ये कुछ सब्सटेंस छोड़ेगा, अब वो सब्सटेंस आ जाएगा हवा में और उसी के ऊपर आता जाएगा इस तरह से, और ये बंद हो जाएगा कैटरपिलर और कोकून बन जाएगा। फिर उस कोकून को कट करके उसमें क्रेजाइलिस एक स्ट्रक्चर बनेगा, और उसी कोकून को हम उससे आगे कल्चर करते हैं सिल्क का, वही सिल्क बन जाता है। जो
इन्होंने, ये जो कैटरपिलर थे, इन्होंने कुछ हैवी सब्सटेंस हवा में छोड़ा, वो हवा में आके एकदम ठोस बन गया, इनके ऊपर एकदम लिपट सा गया। उसके बाद उसमें से वो निकाला जाएगा, उससे धागे बनाए जाएंगे। तो इनकी लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस हैं? फर्टिलाइजेशन, फिर एग लेइंग, एग लेइंग के बाद एग्स जो होंगे वो एग्स, उनमें हैचिंग होगी, हैचिंग के बाद कैटरपिलर स्टेज आएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी स्टेज होती है। इसके बाद प्यूपा एक स्टेज आएगी, प्यूपा। इनमें मॉल्टिंग स्टेजेस आएंगी कैटरपिलर में, और फिर ये प्यूपा, ये कैटरपिलर ही फीड करेगा मलबरी लीफ पे, फिर प्यूपा बन जाएगा। प्यूपा के बाद इस स्टेज पे जो द कैटरपिलर है, प्यूपा स्टेज भी देखते हैं थोड़ा। द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग एंड मूव टुवर्ड्स कॉर्नर अमॉन्ग द लीव्स एंड सीक्रेट अ स्टिकी फ्लूइड थ्रू सिल्क ग्लैंड। सिल्क प्रोड्यूस होता है सिल्क ग्लैंड से। एक ये स्टिकी सब्सटेंस छोड़ते हैं जो कैटरपिलर होते हैं, फीड करना स्टॉप कर देते हैं, एक कॉर्नर्स की तरफ चले जाते हैं लीव्स में, और फिर एक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस, जो कि सिल्क ग्लैंड से ये सीक्रेट करेंगे। और वो सीक्रेटेड फ्लूइड है, वो स्पिनरेट, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क का फॉर्म ले लेते हैं। सिल्क के अच्छे से धागे में इनका जो फॉर्म होता है वो बदल जाता है। एक्सपोजर जब एयर का होता है तो फिर ये बॉडी के अराउंड रैप कर जाते हैं और ये कोकून का फॉर्म ले लेंगे। फिर ये कैटरपिलर है, कोकून में बदल जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेज आएगी कोकून। कोकून वाइट कलर बेड ऑफ प्यूपा, इसमें थ्रेड लिपटा हुआ होता है। 1000 से 1200 मीटर का थ्रेड इसमें होता है और ये 3 डेज रिक्वायर करता है कंप्लीट होने के लिए। इसके बाद इमरजेंस ऑफ इमागो ड्यू टू एक्टिव मेटामॉर्फिक चेंजेस ड्यूरिंग प्यूपल पीरियड ऑफ abdominal pseudo legs disappear and 2 pairs of wings develop. The silkworm within the cocoon secretes an alkaline fluid to moisten its one of the ends. As a result of this, the moisten end becomes soft where the threads are cut open by the silkworm. Finally, a hole is formed through which a feeble adult moth squeezes out of the cocoon. तो इसी तरह से फिर एक जो एडल्ट मॉथ होती है वो कोकून से बाहर निकल जाती है। अब सेरीकल्चर इंडस्ट्री, इसमें प्रोडक्शन होता है सिल्क का जो कि लार्ज स्केल पे होता है। उसमें हमें बहुत सारी देखनी होती हैं चीज़ें। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। द वर्ड रियरिंग डज नॉट मीन only the feeding of caterpillars as often understood, but a continuous care from egg laying through estivation, hibernation, incubation, early stage larval care, late stage larval care to production of cocoon. So for proper and step-wise study of rearing, one should proceed to ग्रेनेज टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो सिल्कवॉर्म की रियरिंग होती है उसमें समझा जाता है कि सिर्फ जो कैटरपिलर्स हैं उनको फीड करा दो और बन जाएगा सिल्क, लेकिन उसके लिए इतना ही नहीं होता है, बहुत सारी केयर करनी पड़ती है एग लेइंग से। और बाकी जो स्टेजेस हमने देखी, प्यूपा, कोकून, इमागो, ये सारी स्टेजेस तक हमें प्रॉपर केयर करनी होती है। उसके बाद फिर जो कोकून बन जाता है उससे हमें निकालना पड़ता है जो धागा होता है, वो स्पिनिंग ऑफ कोकून भी की जाती है। तो इस तरह से पूरा सिल्क का निकाला जाता है। इसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिल्क क्या होता है, थोड़ा एक बार जान लें। सिल्क इज अ पेस्टी सीक्रेशन ऑफ द सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क ग्लैंड। द सिल्क ग्लैंड्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, सिल्क ग्लैंड्स बोलते हैं जिन्हें हम। और ये एक पेस्टी सीक्रेशन होता है सिल्क वॉर्म का, जो रेशम का कीड़ा होता है वो सीक्रेट करता है एक सब्सटेंस, पेस्टी सब्सटेंस, जो कि सिल्क ग्लैंड से निकलता है। और सिल्क ग्लैंड्स एक्चुअली में मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए एज वेल एज फॉर योर MCQ बेस्ड एग्जामिनेशंस। तो ये हो गया। इसके बाद जो डिसीजेज होती हैं सिल्क वॉर्म की, क्या क्या सिल्क वॉर्म में डिसीज हो जाती हैं? मैगॉट डिसीज, इसके बाद पेब्राइन एक डिसीज होती है। ये कुछ डिसीजेस सिल्क वॉर्म में हो जाती हैं। पॉलीहेड्रोसिस, इसके अलावा फ्लैचेरी डिसीज और ग्रीन मस्कार्डाइन डिसीज। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है सिल्क की? द रॉ सिल्क इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वोवन मटेरियल्स एंड निटेड फैब्रिक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गारमेंट्स, पैराशूट्स,
पैराशूट कॉर्ड्स, फिशिंग लाइन्स, सी फॉर फ्लोर मिल्स, इंसुलेशन कॉयल फॉर टेलीफोन्स एंड वायरलेस रिसीवर्स एंड टायर ऑफ रेसिंग कार्स, fabrics for garments in various weaves, plain, twill, stain, crepes, georgette and velvet, knitted goods such as vest, gloves, socks, stocking। तो इस तरह से इसका रेशम का धागा हमें पता ही है कितना इम्पोर्टेंट होता है गारमेंट्स में। आपने साड़ियाँ देखी होंगी सिल्क की। इसके अलावा जो पैराशूट्स होते हैं, पैराशूट की जो रस्सियाँ होती हैं, बहुत सारी जगहों पे सिल्क का यूज किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई सिल्क की। तो ये इतना ही है सेरीकल्चर में आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट था। सेरीकल्चर पूरा हमने देख लिया इम्पोर्टेंट, इसकी लाइफ साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो स्पीसीज है सिल्क वॉर्म की वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये नोट्स अपने बनाते जाना इससे देख के। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके अलावा बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।